चलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम कहेंगे उसका नाम है केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। ये सॉल्ट टॉपिक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए सॉल्ट लास्ट पार्ट चल रहा है इसमें। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनी हुई हैं। तो सॉल्ट नॉर्मली हम जानते हैं जैसे टेबल सॉल्ट, जिसको हम नॉर्मली खाने के लिए यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के सॉल्ट्स होते हैं। तो आज उन्हीं सब सॉल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सॉल्ट हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज़ ए कंपाउंड formed by the partial or total replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic ion or an common ions। ठीक है, जब हमें कॉमन अमोनियम आयन, सॉरी, ठीक है, तो जब हम इस डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक तो ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने को समझने की हैं कि जो चीज़ें जैसे यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन आइटम्स मतलब जो एसिड के थ्रू एसिड को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे एच आयन फॉर्म होते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेटेलिक आयंस और अमोनियम आयंस, तो कुछ आयंस जो होंगे जो नेगेटिव बनेंगे, तो उसको आपस में कंबाइंड करने से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको अगर हम एक ओवरऑल एक वाइड व्यू में देखना चाहें तो हम बोलते हैं कि एसिड और बेस आपस में कंबाइंड होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो सॉल्ट वहाँ से भी हम लोगों को प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में कौन कौन से टाइप्स, और एक मिनट, हाँ, तो क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं सॉल्ट का, तो सॉल्ट को हम नॉर्मली 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट। ये आपके टोटल ऑफ 6 टाइप ऑफ सॉल्ट हो गए। इसमें हमें सिर्फ ऊपर के तीनों सॉल्ट्स पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों के हिसाब से। तो यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी सॉल्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट किसको बोलेंगे? देखो, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि हमने बात की कि एच आयंस फॉर्म होंगे। एच आयंस को डाइल्यूट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने उसमें मेटेलिक और अमोनियम आयंस को यूज़ किया। तो अगर एच आयन जो प्रोड्यूस हुए उतने ही मेटेलिक आयंस या अमोनियम आयंस हमने प्रोड्यूस कर दिए और वो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, तो उससे जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों की क्वांटिटी होगी वो बराबर होगी और बराबर क्वांटिटी में वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने पे एक न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूं, तो अगर हम HCl की रिएक्शन को NaOH के साथ करा देते हैं। अब HCl क्या है? ये एक एसिड हो गया, दूसरा ये हो गया आपका बेस, सॉरी हाँ बेस। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा, एक तो बन जाएगा NaCl प्लस आपका वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना ये आपका सॉल्ट हुआ। अब देखो HCl ने क्या करा, HCl से H आयन जनरेट हुए, इधर से नेगेटिव आयन जनरेट हुए, इधर से पॉजिटिव Na आयन जनरेट हुआ और क्लोरीन से नेगेटिव आयन जनरेट हुआ। और मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे NaOH आएगा बच्चों, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे NaOH हम यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू यहाँ से OH आयन प्रोड्यूस होगा, OH आयन प्रोड्यूस होगा और वो आयन इधर, अब देखो यहाँ पे ये वाला सोडियम का जो आयन है और इसका जो आयन है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके इन्होंने सॉल्ट बनाया। और ये जो H आयन प्रोड्यूस हुए थे, इस H आयन को न्यूट्रलाइज करके OH आयन बना और ये दोनों बराबर क्वांटिटी में, तो बराबर क्वांटिटी में होगा तो उससे जो सॉल्ट बनने वाला है वो नॉर्मल सॉल्ट। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर है तो वहाँ पे जो पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसिड सॉल्ट। Acid salts which are formed by the partial replacement of the insoluble H ions of a polybasic acid by a metal और एन अमोनियम आयन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो H आयन फॉर्म हो रहे हैं उनका पार्शियल हम लोग उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं। सारे के सारे H आयन जो सॉल्यूशन में प्रोड्यूस किए थे वो सारे के सारे रिप्लेस नहीं हो रहे, तो उस केस में यहाँ पर हम बोलेंगे वो आपके एसिड सॉल्ट हो जाएंगे। जैसे अगर हम H2SO4 की रिएक्शन, H2SO4 मैंने एसिड लिया और इसकी रिएक्शन में कर देता हूँ NaOH के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये 2H आयन प्रोड्यूस करेगा और जबकि यहाँ पर जो होगा Na और OH जो होंगे वो एक एक, यानी OH जो एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे 2 पॉजिटिव हुए, तो जो इससे सॉल्ट फॉर्म होगा बच्चों वो हो जाएगा NaHSO4 प्लस H2O।
अब ये जो सॉल्ट है इसमें आप देखोगे कि इसको अगर हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो ये एच आयन रिलीज करेगा, यानी कि इसके अंदर एक एच आयन बचा रह गया। अब एच आयन बचा रह गया तो मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया। तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये सॉल्ट तो बना लेकिन ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये जो सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर एच आयन प्रेजेंट होते हैं, जो फर्दर रिएक्शन या किसी बेस के साथ रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होते हैं, तो उस चीज़ को हम एसिड सॉल्ट बोलेंगे। और उसके थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जो भी बॉन्डिंग होगी उसमें एसिडिक नेचर वो शो करेगा कंपाउंड का, और उसकी वजह से उस सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होगा, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है बट इसको उल्टा कर दे रहे हैं। तो बेसिक सॉल्ट में जो होगा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बनेगा उसका पार्शियल रिप्लेसमेंट करेंगे। पार्शियल रिप्लेसमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से डाई और ट्राई एसिडिक बेस जो हो सकते हैं उनको बाय एन एसिड रेडिकल के साथ हम इसमें रिएक्शन कराएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर समझे तो यहाँ पे जो OH आयन फॉर्म हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और जो H आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी कम होगी। तो इसकी वजह से जो हमारा फाइनल सॉल्ट बनेगा उसके अंदर OH आयन बचे रह जाएंगे। उसके अंदर क्या रह जाएगा, OH आयन बचे रह जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बेसिक नेचर डेवलप हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि तो फर्दर अगर हम उसमें और H आयन डालेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे अगर हमने PbOH होल ट्वाइस को यहाँ पे यूज़ किया और इसके साथ HCl को रिएक्ट कराया, ये कंपाउंड क्या करेगा, इसमें 2 नेगेटिव आयन 2 OH आयन जनरेट करेगा और यहाँ से सिर्फ एक H आयन जनरेट होगा। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा अगर मैं बात करता हूँ तो उसको बोलेंगे PbOHCl2, PbOHCl सॉरी एक सेकेंड, हाँ PbOHCl बना। तो ये क्या होगा, कंपाउंड जब बनेगा तो इस केस में एक OH आयन यहाँ पे अवेलेबल है जो कि इस सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि इसको बेसिक सॉल्ट का नेचर दे रहा है। और ये फर्दर अगर इसको और H आयन मिलेंगे तो ये OH आयन भी उसके साथ रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर Pb हो जाएगा और प्लस साथ में इसमें H2O भी बनता है। तो ये आपका बेसिक सॉल्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्ट को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एक होता है सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्युबल सॉल्ट वो होंगे जो वाटर के साथ, कौन से सॉल्ट को सॉल्युबल बोलेंगे, जो वाटर के इसमें डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा वो होगा हमारा सॉल्युबल सॉल्ट। अब इसको बनाने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहले आता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड में अगर हमने किसी मेटल की रिएक्शन को, मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो उससे जो होगा वो हमारा सॉल्ट फॉर्म कर देगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने आयरन की रिएक्शन किसके साथ करा दी, क्लोरीन के साथ कराई, तो उससे कंपाउंड जो बना वो आपका FeNCl3 बन गया। तो यहाँ पे Cl3 एंड यहाँ पे Fe और दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3Cl2 कर दो और यहाँ पर 2Fe कर लेंगे और यहाँ पर भी 2Fe हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्ट बना। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, वेयर द एलिमेंट्स या तो मोनोएटॉमिक एटम होंगे और या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो वो आपस में कंबाइंड होंगे एंड देन आपका सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। सेकंड तरीके का जो सॉल्ट फॉर्मेशन का प्रिपरेशन हो सकता है उसमें हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों को मालूम है, हमने 9th क्लास में भी ये बात पढ़ी है कि जब जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को, यानी कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिव मेटल्स जो होंगे वो किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं अगर हम उनकी, और वो भी डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, ठीक है। डाइल्यूट एसिड ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। डाइल्यूट एसिड क्या करेंगे तो वो आपका साथ में सॉल्ट एंड प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब एक्टिव मेटल्स कौन होंगे, जैसे कि अगर हमने मान लिया जिंक ले लेते हैं, चलो जिंक की रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ करा देता हूँ, कौन सा एसिड लें, चलो H2SO4 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4, और इसके साथ जो बनेगा वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, नो वाटर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी उसके साथ। तो यहाँ पे जिंक प्लस H2SO4 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आ गया आपका जिंक सल्फेट का एक सॉल्ट बन गया। सिमिलर वे में अगर मैं आयरन के साथ रिएक्शन कराता हूँ, किसकी रिएक्शन कराएं, चलिए यहाँ पे एसिड चेंज कर लेते हैं, HCl ले लेते हैं, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा FeCl2 एंड प्लस
H2 हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही हैं तो बाय डिस्प्लेसमेंट हमारा जो ये चल रहा है। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन। अब देखो डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड होगा जो कि ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसका प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो कोई भी सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होके 2 और मोर देन सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं NaHCO3, मैंने एक कंपाउंड लिया, क्या होता है ये होता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये ब्रेक डाउन होके NaCl कंपेरेटिवली सिंपल सॉल्ट हो गया, प्लस वाटर में कन्वर्ट हुआ एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कंपाउंड है ये काफ़ी कंपेरेटिवली सिंपल कंपाउंड बनना है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पर ये सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन होना, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट वन आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या हो रही है कि जब हम एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करते हैं तो उससे सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जो सारी चीज़ें हमने एसिड और बेस के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कोई भी एसिड और कोई भी बेस ले लो और उनको आपस में रिएक्शन करा दो तो उससे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जैसे कि अगर मैं HCl की रिएक्शन, एसिड हो गया HCl और बेस को ले लो NaOH, तो इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा NaCl एंड प्लस H2O। तो ये आ गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से हम सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी आती है वो आती है इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए भी पहले वही डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एक मेथड है, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्ट हम मेटल मिला रहे हैं तो मेटल और नॉन मेटल मिलाने पर आपका सॉल्ट बन जाता है। जैसे अगर मैं लेड को सल्फाइड के साथ, ठीक है, सल्फर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हीट करने पे क्या बना रहा है, लेड सल्फाइड बना देगा PbS, ठीक है। सिमिलरली हम आयरन के साथ भी करा सकते हैं इस रिएक्शन को, Fe एंड प्लस S, इसको हीट किया तो यहाँ पर Fe एंड S कंपाउंड बन जाएगा जो कि सॉल्ट होते हैं, ठीक है। सेम आता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। देखो एसिड ऑक्साइड जो होगा वो होगा बेस, ठीक है, उसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, जबकि बेसिक ऑक्साइड जो होगा वो होगा एसिडिक, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनता था, हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा है, वहाँ पे बनेगा आपका सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो वहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। कुछ केस में वाटर फॉर्म नहीं होगा, जैसे अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा कॉम्बाइंड ही हो जाएगा। तो इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो इसमें कैल्शियम CaSO3, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड ये बन गया, ठीक है, कंपाउंड बना। सिमिलर वे में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड है तो वो एसिडिक होगा। और मेटल ऑक्साइड में इसमें सेम से हम CO यूज़ कर लेते हैं जो कि बेसिक होगा। तो उस केस में यहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CaCO3। अब देखो ये क्या है, कैल्शियम मेटल ऑक्साइड मतलब बेस, ये क्या है, कार्बन नॉन मेटल मतलब ऑक्साइड मतलब एसिड। तो एसिड और बेस की रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, उस प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डबल डिकम्पोजिशन। अब देखो डबल डिकम्पोजिशन भी लगभग सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर भी वो डिकम्पोज होगा और मतलब हम बोल सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हो रही है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन को कहाँ पे लिखें, तो यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम बात करें कि हमने एक कंपाउंड लिया BaCl2, अब BaCl2 को जब मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो जो बनाएगा वो बना देगा आपका BaSO4, बेरियम सल्फेट, ठीक है, जो कि एक प्रेसिपिटेट है और हम इसको सॉल्ट बोलेंगे। और इसके साथ जो दूसरा कंपाउंड बन रहा है वो बनता है HCl, 2HCl, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसकी एक और रिएक्शन कंसिडर करूँ तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ हमें रिएक्शन करा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को अगर H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो जो बनाएगा कंपाउंड वो कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4 बन जाएगा, H2SO4। तो इस तरीके से हमारा जो डबल डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं एसिड और सॉल्युबल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी सॉल्युबल सॉल्ट का, तो उससे एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, जो कि ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है। सेम यहाँ पर इनसॉल्युबल है, ये भी इनसॉल्युबल है। तो ये सब जो भी इसमें बनाए हैं ये सब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं और वो रिएक्शन करने पे आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जैसे कि कॉमन सॉल्ट हम लोग जानते ही हैं,
NaCl हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, लेड क्लोराइड और ऐसे n नंबर ऑफ सॉल्ट्स होते हैं जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ सॉल्ट्स को अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्ट। ठीक है, मेनली हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन ही डिस्कस करेंगे और उसी के अंदर हम चीज़ें करेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों आयरन क्लोराइड को बनाने के लिए। आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3। ठीक है, FeCl3। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए हम जो आयरन वायर है, ठीक है, हॉट आयरन वायर के ऊपर हॉट आयरन को, ठीक है, अब आयरन में आयरन वायर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे डायग्राम में मैंने दिखा रखा है। हॉट आयरन को जब हम उसके ऊपर से ड्राई Cl2 गैस पास कराएंगे तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे। तो इसमें जो रिएक्शन होने वाली है वो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2Fe एंड प्लस 3Cl2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा आपका FeCl3। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आयरन क्लोराइड बनाने का जो है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी डायग्राम में, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने क्लोरीन गैस को इंसर्ट किया और ये जो सॉल्यूशन है ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 एज ए ड्राइंग एजेंट यूज़ होता है। इसको हम जब गैस को इसमें से पास कराएंगे तो ये इसके अंदर का जो मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन? H2SO4, एंड उससे यहाँ पर जो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका ड्राई Cl2 की जाएगा, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद वो यहाँ पर आकर हमने उसको डिपॉजिट किया। अब क्योंकि ये दोबारा से आयरन क्लोराइड जो है FeCl3 दोबारा से ऑक्सीजन मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैल्शियम क्लोराइड, बी जो कंपाउंड है इसकी जगह पे हम कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करेंगे, CaCl2 यूज़ करेंगे, जो कि एज ए ड्राइंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि इसको ड्राई रखेगा। ठीक है, एज ए ड्राइंग एजेंट काम करेगा। तो इस तरीके से आपका जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं वो इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया हमें कि जब हम इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कर रहे हैं तो क्लोरीन को ड्राई कर रहे हैं ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर रिमूव हो जाए, एंड जब बन गई FeCl3 तो उसको कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प से हम उसको ड्राई रख रहे हैं ताकि वो दोबारा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर ले। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है बच्चों, उसको हम कहेंगे कि ठीक है वो हो गया जिंक सल्फेट बनाने के लिए, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बनाने के लिए जिसको हम जनरली वाइट विट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, वाइट विट्रॉल। ठीक है, वाइट विट्रॉल। ठीक है, अब होगा क्या? इसको बनाने के लिए अगर हम जिंक के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा दें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4, तो उसकी रिएक्शन से हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये रिएक्शन में पहले भी लिख चुका हूँ। ये जो बना है ये होगा आपका जिंक सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, जिंक सल्फेट का प्रेसिपिटेट। इसमें से जो वाटर वाला, इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इसका जो वाटर है उसको इवेपोरेट कर देंगे, एंड देन इसको प्रॉपरली दोबारा से वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, जिसमें, तो यहाँ पर अगर हम इसमें जब वाटर से साथ ट्रीट करेंगे इसको, तो इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होंगे, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ZnSO4 इंटू 7H2O आपका सॉल्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसके क्रिस्टल्स बन गए। तो यहाँ पर हमें इसके ब्लू विट्रॉल के क्रिस्टल्स, ठीक है, ब्लू विट्रॉल के क्रिस्टल्स जो है वो मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जिंक सल्फेट को पहले हमने बनाया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के साथ, उसके बाद जिंक सल्फेट बना, उसको जो है वॉश किया, वॉश करके वाटर को इवेपोरेट किया, फिर दोबारा से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ कंबाइन किया, और उसके बाद हमारा ये ZnSO4 का क्रिस्टल फॉर्म हो गए, जो कि कलर में क्या होंगे? वाइट कलर का प्रोड्यूस होगा, तो जिंक सल्फेट होता है। ठीक है, सिमिलर वे में हम दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं जिसको हम बोलेंगे आयरन सल्फेट, FeSO4। ठीक है, आयरन सल्फेट को हम जनरली बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, ग्रीन विट्रॉल। अब इसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसको बनाने के लिए भी सेम ही टाइप ऑफ प्रोसेस होगा कि हम आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अगेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
रिएक्शन कराएंगे और इससे हमारा जो कंपाउंड बनेगा वही सेम प्रोसेस होगा, FeSO4 बन जाएगा एंड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसको फिर से वॉश करेंगे, ड्राई कर देंगे एंड देन इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, तो यानी कि FeSO4 एंड प्लस इसके अंदर अब हमें कितना कंपाउंड में कितना देना है, 7H2O देना है। ठीक है, इसके अंदर से भी हमें 7H2O को प्रोवाइड करना है। देन ये भी वही सेम टाइप ऑफ कंपाउंड बना देगा, FeSO4 इंटू 7H2O। तो ये हो गया आपका FeSO4 आयरन सल्फेट या ग्रीन इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट कंपाउंड बच्चों में बनाना है उसका नाम आता है लेड क्लोराइड। ठीक है, PbCl2। PbCl2। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लेड नाइट्रेट के ऊपर, ठीक है, लेड नाइट्रेट हम लोग यूज़ करेंगे, लेड नाइट्रेट, और उसके ऊपर या तो हम सॉल्यूशन की किसकी रिएक्शन कराते हैं, या तो हम उसके ऊपर NaCl सॉल्यूशन को की रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट वाटर, या फिर उसके साथ हम लोग डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करा दें। तो इन दोनों केस में ही वो आपका जो है लेड क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। रिएक्शन कैसी होगी इसकी, रिएक्शन करने के लिए अगर हम लेड नाइट्रेट को HCl के साथ कराते हैं तो 2HCl इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा PbCl2 एंड प्लस HNO3। ठीक है, ये जो PbCl2 बना ये होगा बच्चों वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT बोलते हैं। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट। अब इस वाइट प्रेसिपिटेट एक तो इससे बन गया, दूसरा ही सेम काम हम कर सकते हैं कि हमने लेड नाइट्रेट को अब की बार PbNO3 होल ट्वाइस, और इसको किससे रिएक्शन कराया मैंने बताया, NaCl के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको NaCl के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा अगेन से PbCl2 बना, और इसके साथ जब हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, PbCl2, एंड यहाँ पर NaCl के साथ करने पे ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट भी बन रहा है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट ये बना रहा है। तो इस वाले पार्ट पे भी सेम वही कंडीशन है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इसको सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ पर इसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसको इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको पूरे जो इसके अंदर वाटर था उसको इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट, एंड देन उससे हमें इसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। क्रिस्टल्स कैसे कलर के होंगे, वाइट क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कंपाउंड आता है कैल्शियम कार्बोनेट, या जिसको हम बोलेंगे CaCO3। ठीक है, CO3। चलो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा एक ही कलर चलता जा रहा है। ठीक है, CaCO3। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को, और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट के ऊपर किसकी रिएक्शन कराएंगे, हॉट और कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका CaCO3 बनेगा एंड प्लस NaCl बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सोडियम कार्बोनेट को हॉट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उससे आपका कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस NaCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या थी, ये जो होना चाहिए वो हॉट मैंने मेंशन किया हुआ है। अब ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये भी वाइट कलर का ही होगा। ठीक है, इसका भी वाइट PPT बन रहा है, और इसको जब हम ड्राई करके इवेपोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका एक एमॉर्फस पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से पाउडर में, एमॉर्फस। ठीक है, एमॉर्फस एंड पाउडर, तो ये उसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये वाला आपका सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा होगा वाइट वॉश वगैरह के लिए यूज़ होता है, जो आपने ये चूना यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली यही कंपाउंड होता है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको और प्रोसेस भी हैं बट हम लोग यहाँ पे लैब मेथड डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं NaHCO3। ठीक है, इसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बस नाम से समझ में आ गया बेकिंग सोडा क्या पर्पस से यूज़ हो रहा है, फूड वगैरह को फ्लफी करने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है। तो उसके लिए जो कंपाउंड हम यूज़ करते हैं वो NaHCO3 यूज़ होता है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है कि Na2CO3 को वाटर के साथ हम डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है,
वाटर के साथ डिज़ोल्व किया और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आपका NaHCO3, ठीक है? तो यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका जो है इसको, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि हमें जो Na2CO3 लेना है वो कोल्ड कंडीशन में ले, मतलब ये जो कोल्ड वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे इसको और उसके बाद उसके अंदर CO2 पास कराएँगे तो ये NaHCO3 फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है? अब Na2CO3 जो होगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बेसिकली हम इसको मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और इसके लिए इसको हम हेल्थ सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है? इसको हेल्थ सॉल्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं। जैसे एसिडिटी वगैरह हो रही है तो उस केस में भी हम यहाँ पर किसके अंदर, एसिडिटी के अंदर हम इसको कंज्यूम करते हैं। जो आपका इनो वगैरह आते हैं बच्चों, वो इसी यही सॉल्ट होते हैं, ठीक है? उसके अलावा फूड के मैंने बताया फूड में यूज़ होता है। उसके अलावा और कहाँ यूज़ होता है? फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर आग बुझाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये हीट होने पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो बहुत सारे सॉल्ट्स हमने सीखे बनाने, तो ये किस तरीके से बनते हैं, तो यहाँ पे हमने उनके जो लैब मेथड है उसको ही समझा है और किस प्रोसेस के थ्रू बनाया है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब इससे अगला पार्ट जो होगा, कोई नया टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो बनाएँगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और इसके बारे में अगर आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे एसिड में कुछ चीज़ें हम लोगों को रिलेटेड जो मैंने यहाँ बेस सॉल्ट के लिए यूज़ की हैं, तो उसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, फिर थैंक यू।